आज की लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वॉल्यूम 7 के बारे में कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5 आज करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में आता है रिकॉर्ड ऑफिसेस के बारे में, अभिलेख कार्यालयों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 116 है आपके पास, अथॉरिटी ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी की अथॉरिटी के बारे में या अभिलेख अधिकारी के प्राधिकार के बारे में। The duties, responsibilities and authority of the record officer as described in this chapter extended solely to the staff attached to the record office। तो इस अध्याय में या इस चैप्टर में जो भी रिकॉर्ड ऑफिसर के ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, उसकी जिम्मेदारियों के या उसके प्राधिकार के बारे में बताया गया है, वो केवल कहाँ पे लागू होंगी? अभिलेख कार्यालय के साथ जुड़े हुए स्टाफ के ऊपर ही लागू होंगे। यानी कि ऐसे अधिकारी या रिकॉर्ड ऑफिसर जो रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज अप्लाई होने वाली हैं। द रिकॉर्ड ऑफिसर इज ऑथराइज्ड व्हेन नेसेसरी टू ऑर्डर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स टू डू ओवर टाइम ड्यूटी। अभिलेख अधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि वो छंटाई सहायकों को समयोपरि काम, ठीक है, ओवर टाइम ड्यूटी करने के लिए आदेश दे सकता है। समयोपरि काम क्या होता है? ओवर टाइम ड्यूटी। आप सभी को पता है कि जब भी आपका निर्धारित जो समय है ड्यूटी का, उसके बाद भी आपको काम करने के लिए अगर बोला जाए तो वो आपकी ओवर टाइम ड्यूटी में आ जाएगा। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट या छंटाई सहायक को ओवर टाइम ड्यूटी करने के आदेश किसके द्वारा दिए जा सकते हैं? रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, इनके अलावा सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा भी ये आदेश दिए जा सकते हैं। और इन अर्जेंट केसेस टू ट्रांसफर देम टेम्परेरली फ्रॉम वन सेट और सेक्शन टू अनदर। उसके बाद अभिलेख अधिकारी छंटाई सहायकों को अर्जेंट केसेस में आवश्यक मामलों में क्या कर सकते हैं? एक सेट से या एक अनुभाग से दूसरे सेट या दूसरे अनुभाग में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। टू समन अ सॉर्टिंग असिस्टेंट टू द रिकॉर्ड ऑफिस और टू द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग हिज रेस्ट टाइम। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिसर क्या कर सकता है? छंटाई सहायक को बुला सकता है। कहाँ पे बुला सकता है? रिकॉर्ड ऑफिस में, अभिलेख कार्यालय में, या रेलवे स्टेशन पर बुला सकता है। कब बुला सकता है? उसके आराम के समय, उसके रेस्ट टाइम के समय। क्यों बुला सकता है? फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू लॉसेस एंड कंप्लेंट। कोई भी नुकसान हुआ है या कोई भी शिकायत हुई है, उसके संबंध में जांच करने के लिए उसको बुलाया जा सकता है। तो अभिलेख अधिकारी छंटाई सहायक को उसके रेस्ट टाइम के समय रिकॉर्ड ऑफिस में या फिर रेलवे स्टेशन पर बुला सकता है, ताकि कोई भी शिकायत है या कोई भी लॉस है उसके बारे में इंक्वायरी की जा सके। of communicating to him urgent sorting or guidance order, of sending him on overtime duty in any sudden emergency, or of making him practice sorting। या फिर उसको छंटाई का अभ्यास करने के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है ओवर टाइम ड्यूटी करने के लिए, तब भी उसको वहां पे बुलाया जा सकता है। The record officer has discretionary power to make such temporary arrangements in case of sudden illness of a sorting assistant extra as may be necessary to carry on the work। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताएगी कि अभिलेख अधिकारी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि यहाँ पे वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी छंटाई सहायक अचानक बीमार हो जाता है तो उसकी जगह पे जो काम किया जाना है, उसके काम को सुचारू रखने के लिए, उसके काम को जारी रखने के लिए जो भी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जाने हों या जो भी अस्थायी व्यवस्थाएं की जानी हो, उनको करने में रिकॉर्ड ऑफिसर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। बट एवरी such case must be at once reported to the superintendent in the record officer's daily report। लेकिन ऐसी कोई भी अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट या व्यवस्था की जाती है तो अभिलेख अधिकारी को तुरंत उसे अपनी दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को बताया जाना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिसर्स में परमिट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ड्यूटीज बिटवीन सॉर्टिंग असिस्टेंट्स so long as it does not involve any extra expenditure as does not interfere with the working of the department। उसके बाद अभिलेख अधिकारी छंटाई सहायकों के बीच में काम के पारस्परिक आदान प्रदान की अनुमति भी दे सकते हैं। इनकी उनकी ड्यूटीज के पारस्परिक आदान प्रदान की, एक्सचेंज की अनुमति भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे वो ध्यान रखेगा, इसमें कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं होना चाहिए, ये बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के होना चाहिए। और दूसरी बात, विभाग के काम में इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, विभाग के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना
चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से कर लेने हैं। अभिलेख अधिकारी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर कोई भी सॉर्टिंग असिस्टेंट अचानक बीमार हो जाता है तो उसके काम को आगे कैरी ऑन रखने के लिए वो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करेगा। उन टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के बारे में तुरंत सुपरिटेंडेंट को अपनी दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से बताएगा। और दूसरी बात, रिकॉर्ड ऑफिसर जो है छंटाई सहायकों के बीच में ड्यूटीज के पारस्परिक आदान प्रदान की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसमें कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, विभाग के काम में यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 117 है सुपरविजन ऑफ वर्क, कार्य का पर्यवेक्षण करना या काम पर निगरानी रखना। The record officer is required to exercise a general supervision over the sorting assistants and their work. छंटाई सहायकों या छंटाई सहायकों के काम पर सामान्य निगरानी रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा रखी जानी चाहिए। तो अभिलेख अधिकारी को क्या करना चाहिए, जो छंटाई सहायक होते हैं उनके ऊपर और उनके काम के ऊपर भी निगरानी रखनी चाहिए, उनके काम के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण रखना चाहिए। When he observes carelessness in the preparation of work पेपर्स, अब वो जब भी देखेगा रिकॉर्ड ऑफिसर की कार्यपत्रों को बनाने में कोई भी लापरवाही बरती गई है और वैन कंप्लेंट्स आर मेड अगेंस्ट सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर किसी भी छंटाई सहायक के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, ही शुड वार्न देन। तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर उन छंटाई सहायकों को जो कार्यपत्र बनाने में कोई भी लापरवाही बरतेंगे या जिनके खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होती है उनको वार्न करेगा, उनको चेतावनी देगा। एंड इफ हिज वार्निंग्स आर डिसरिगार्डेड, या फिर उसकी जो वार्निंग दी हुई है या उसकी जो चेतावनी है उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, उसकी अवहेलना कर दी जाती है, यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट ठीक है वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, रिपोर्ट देन टू सुपरिटेंडेंट, तो रिकॉर्ड ऑफिसर इस चीज़ के बारे में अधीक्षक को आगे बता देगा। तो जब भी कार्यपत्रों की तैयारी के संबंध में रिकॉर्ड ऑफिसर को कोई भी लापरवाही दिखेगी या फिर जब भी वो देखेगा किसी छंटाई सहायक के खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो वो क्या करेगा, उनको इस चीज़ के बारे में चेतावनी देगा। अगर वो उसकी चेतावनी की अवहेलना कर देते हैं, डिसरिगार्ड उसको करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट को आगे रिपोर्ट कर दी जाएगी। He should encourage sorting assistants to practice sorting on rest days. छंटाई सहायकों के रेस्ट वाले दिनों में, आराम वाले दिनों में क्या किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि आप क्या करें, छंटाई का अभ्यास कर लें। रूल नंबर 118 है रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग टेस्ट कार्ड सॉर्टिंग एंड रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो इत्यादि की जो जांच की जाते हैं उसके क्या परिणाम निकले, या फिर दूसरी बात जो आदेश दिए जाते हैं प्रैक्टिसिंग टेस्ट कार्ड सॉर्टिंग, टेस्ट कार्ड या जो होते हैं उनकी छंटाई के अभ्यास के संबंध में जो भी आदेश दिए जाते हैं उनका अभिलेख रखा जाता है, या फिर जो भी पोर्टफोलियो उसकी जांच की जाती है उसके रिजल्ट जो होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड मेंटेन अ रफ नोटबुक टू नोट ऑर्डर्स टू दी सॉर्टिंग असिस्टेंट्स फॉर प्रैक्टिसिंग कार्ड सॉर्टिंग। कार्ड छंटाई का अभ्यास करने के लिए छंटाई सहायकों को जो आदेश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, उनको नोट करने के लिए अभिलेख अधिकारी के द्वारा एक रफ नोटबुक का रखरखाव किया जाता है। और दूसरी बात, एंड दी सॉर्टिंग असिस्टेंट्स कंसर्न शुड बी रिक्वायर्ड टू साइन अगेंस्ट द रिलेटिव एंट्री, जो संबंधित छंटाई सहायक होते हैं जिनको ये आदेश दिए जाते हैं उनको क्या करना होता है, रफ नोटबुक में उनके संबंध में जो भी प्रविष्टि की जाती है उसके सामने उन्हें अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाएगी, जो भी आदेश दिए जाते हैं छंटाई सहायकों को कार्ड सॉर्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए तो उनको क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा एक रफ नोटबुक में दर्ज किया जाता है, नोट किया जाता है और संबंधित छंटाई सहायक को उन प्रविष्टियों के सामने अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। This notebook should also be used for recording the result of the examination of the contents of portfolio. उसके बाद जब भी पोर्टफोलियो की सामग्री की एग्जामिनेशन या जांच की जाती है उसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको भी दर्ज करने के लिए यही रफ नोटबुक का यूज़ किया जाएगा। एंड आल्सो द बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स एंड क्लींजिंग ऑफ स्टैम्प्स एंड सील्स, उसके बाद जो पोस्ट मार्क्स की पुस्तक होती है जिसके ऊपर मोहर लगाई जाती है या फिर मोहरों या सीलों इत्यादि की साफ सफाई की जो जाँच की जाती है, इन सारी चीज़ों के जाँच के जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसको भी रफ नोटबुक में दर्ज किया जाएगा। रूल नंबर 119 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य का वितरण। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द ऑफिस, जो भी कार्यालय के अधिकारी होते हैं उनके बीच में कार्य का जो भी वितरण किया जाता है कि आपने ये काम करना है, दूसरे ने ये काम करना है, एज ए फिक्स्ड बाय द सुपरिटेंडेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो ये किस में बताया जाता है कि कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, तो वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किए गए कार्य वितरण के ज्ञापन में दर्शाया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हम कर चुके हैं, कौन तैयार करता है, उसमें
क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में जैसा निर्धारित किया जाता है उसी तरह से कार्यालय के कर्मचारियों को काम का वितरण किया जाता है। मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। अब इस चीज़ को सख्ती से इसका पालन किया जाए कि जो काम जिस अधिकारी को दिया गया है वो वही अधिकारी के द्वारा किया जाए। इसका सख्ती से रखरखाव किसके द्वारा किया जाएगा, यह सख्ती से इस चीज़ को कौन बनाकर रखेगा, अभिलेख अधिकारी बनाकर रखेगा। तो अभिलेख अधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है। सुपरिटेंडेंट ने मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में अधिकारियों के लिए जो भी कार्य निर्धारित किया है उस कार्य को सख्ती से उन्हीं के द्वारा करवाया जाए, इस चीज़ के लिए अभिलेख अधिकारी जिम्मेदार रहता है। रूल नंबर 120 है अरेंजमेंट रजिस्टर के बारे में, व्यवस्था रजिस्टर के बारे में। ईच रिकॉर्ड ऑफिस विल मेंटेन एन अरेंजमेंट रजिस्टर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस एंड रनिंग सेक्शंस अटैच्ड टू इट। अभिलेख कार्यालय के साथ जुड़े हुए जितने भी डाक कार्यालय होंगे या जितने भी चल अनुभाग होंगे उनके प्रत्येक सेट के लिए क्या किया जाता है, निर्धारित प्रपत्र में एक अरेंजमेंट रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े हुए जितने भी डाक कार्यालय या रनिंग सेक्शंस होते हैं उनके प्रत्येक सेट के लिए एक निर्धारित प्रपत्र पर अरेंजमेंट रजिस्टर या व्यवस्था रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर शोइंग द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू द मीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑफ द office, mail office or section and the name of the officials composing the set should be furnished by the record officer to the head sorting assistant of every set of the mail office or section। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर। अब ये जो अरेंजमेंट रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है इसका एक सार बनाया जाता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो सारा लास्ट में निचोड़ होता है, तो एक छोटा सा सार बनाया जाता है। उस सार में क्या रहता है, अनुभाग या डाक कार्यालय में जो भी मीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है उनकी यानी कि कार्य वितरण का जो भी उनका ज्ञापन है उसके अनुसार जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका डेजिग्नेशन इसमें दर्शाया जाता है, ये जो सार रहेगा। और दूसरी बात इसमें क्या रहेगा, जो भी सेट को कंपोज करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनका नाम रहेगा। अब ये जो सार है क्या किया जाता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा डाक कार्यालय या अनुभाग के प्रत्येक सेट के प्रधान छंटाई सहायक को दिया जाता है। यानी कि ये जो सार बनाया जाएगा, एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर में उस सार में क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाएंगी, डाक कार्यालय या अनुभाग में जो कार्य वितरण की मीमो है उसके अनुसार जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका डेजिग्नेशन बताया जाएगा। और दूसरी बात इसमें क्या रहेगा, सेट को कंपोज करने वाले ऑफिशियल्स का नाम इसमें रहेगा। ये जो सार है रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा डाक कार्यालय या अनुभाग के प्रत्येक सेट के प्रधान छंटाई सहायक को सौंपा जाएगा। तो यह आ जाएगा अरेंजमेंट रजिस्टर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 121 नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन्स टू बी केप्ट एट रिकॉर्ड ऑफिस। धातु टोकन का नाम मात्र रोल रिकॉर्ड कार्यालय में रखा जाना चाहिए। नॉमिनल रोल जो है मेटल टोकन्स का वो रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है। द रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट कीप अ नॉमिनल रोल ऑफ द होल्डर्स ऑफ ऑल मेटल टोकन्स। जितने भी मेटल टोकन्स होते हैं उनके धारकों के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा एक नॉमिनल रोल का रखरखाव किया जाता है। इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट, निर्धारित प्रपत्र में और ये पांडुलिपि में तैयार किया जाएगा। अ सेपरेट पेज ऑफ द रोल शुड बी असाइंड टू ईच टोकन। प्रत्येक टोकन को रोल का एक अलग पृष्ठ या पन्ना सौंपा जाएगा। वेयर द नेम्स ऑफ द सक्सेसिव होल्डर शुड बी रिकॉर्डेड। और उस पन्ने पर जो भी उस मेटल टोकन का धारक है उसका नाम लिखा जाएगा। विद द अदर पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड फॉर इन दी फॉरम। और फॉरम में या प्रपत्र में जो भी उसके अन्य विवरण मांगे गए होंगे उनको भी साथ में दर्ज किया जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है पहले वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी धातु टोकन के धारक होते हैं उनके लिए एक नाममात्र रोल या नॉमिनल रोल रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा रखा जाता है और पांडुलिपि में से रखा जाएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट में से रखा जाता है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि जितने भी टोकन रहते हैं उन सभी के लिए इस रोल में एक अलग से, ठीक है, ये जो नॉमिनल रोल की यहाँ पे बात की गई है उसमें एक अलग पृष्ठ उनको दिया जाता है जहाँ पे उनके धारक का नाम लिखा जाता है और अन्य जो भी विवरण उस फोरम में मांगे गए होंगे वो भी साथ में दर्ज किए जाते हैं। In respect of such tokens as have not been issued or have been lost the remark in stock or lost by name। अब जितने भी टोकन्स होते हैं जिनको जारी नहीं अभी तक किया गया है या फिर जो गुम हो चुके हैं उनके लिए रिमार्क लिखा जाता है। क्या रिमार्क लिखा जाता है, इन स्टॉक या लोस्ट बाय नेम लिखा जाता है। अगर तो जारी नहीं किए गए तो स्टॉक में लिखे जाएंगे, अगर वो गुम हो चुके हैं तो किसके द्वारा उनको गुम किया गया उसका नाम लिखा जाएगा कि इसके द्वारा इन्हें गुम किया गया। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस रियलाइज्ड इन कैश और
डिडक्टेड फ्रॉम हिज पे, और साथ में क्या लिखा जाएगा, अगर उसने गुम कर दिया है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको बनाने की जो कॉस्ट है प्लस जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो उससे कैश में लिए गए या उसकी सैलरी से डिडक्ट किए गए, इस चीज़ के बारे में भी लिखा जाएगा। शुड बी एंटर्ड इन दी सेकंड कॉलम ऑफ द रोल। तो रोल की ये सारी चीज़ें सेकंड कॉलम में लिखी जानी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि जो टोकन जारी नहीं किए गए हैं या जो टोकन गुम हो चुके हैं उनके बारे में रिमार्क दिया जाता है। क्या रिमार्क दिया जाता है, इन स्टॉक या लॉस्ट बाय नेम की किसके द्वारा इन्हें गुम किया गया या फिर ये स्टॉक में है। अगर ये गुम हो चुके हैं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो कैसे प्राप्त किए गए, कैश में लिए गए या उनकी सैलरी से डिडक्ट किए गए, ये सारी चीज़ों को रोल के सेकंड कॉलम में दर्ज किया जाता है। द रिसिप्ट अपरटेनिंग टू दी टोकन्स इशूड, जारी किए गए टोकनों के संबंध में जो रसीदें होती हैं शुड बी फाइल्ड, उनको फाइल किया जाना चाहिए, दर्ज किया जाना चाहिए इन दी सीरियल ऑर्डर ऑफ देयर नंबर्स विद दी रोल, क्या रोल में उनके सीरियल नंबर के अनुसार उनको दर्ज किया जाना चाहिए। ऑल दी अनइश्यूड मेटल टोकन्स इन द रिकॉर्ड ऑफिस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लॉक्ड अप इन दी ऑफिस सेफ। जितने भी अनइश्यूड मेटल टोकन्स होते हैं, ऐसे मेटल टोकन जिन्हें जारी ना किया गया हो, रिकॉर्ड ऑफिस में उन्हें कहाँ पे रखा जाएगा, कार्यालय की तिजोरी में हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। रूल नंबर 122 है रजिस्टर ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों का रजिस्टर। रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट कीप अ रजिस्टर ऑफ द सॉर्टिंग लिस्ट रिसीव्ड। अभिलेख अधिकारी क्या कहता है, जितनी भी छंटाई सूचियां प्राप्त होती हैं उनके लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा। प्रिपेयर्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे पांडुलिपि में तैयार किया जाता है। अ सेपरेट पेज ऑफ द रजिस्टर शुड बी असाइंड टू ईच सॉर्टिंग लिस्ट। प्रत्येक छंटाई सूची के लिए रजिस्टर का एक अलग पृष्ठ सौंपा जाएगा कि आप क्या होता है, एक रजिस्टर रहेगा उसमें जो भी छंटाई सूची आती है पहले पेज पे आपने वो छंटाई सूची चिपकानी है, दूसरे पे दूसरी चिपकानी है। हर एक छंटाई सूची के लिए अलग अलग पेज असाइन किया जाता है। फिर दी नेम्स ऑफ दी सक्सेसिव होल्डर्स शुड बी रिकॉर्डेड, और उसमें क्या रहता है, जो भी छंटाई सूचियों के धारक रहते हैं उनके नाम वगैरह इसमें दर्ज किए जाते हैं। In respect of such sorting lists as have not been issued or have been issued or have been lost, इन छंटाई सूचियों के संबंध में जिन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है या जो जारी हो चुकी हैं या फिर जो गुम हो चुकी हैं उनके लिए भी रिमार्क लिखा जाता है, इन स्टॉक में है या गुम हो चुकी हैं, किसके द्वारा इनको गुम किया गया, ये सारी चीज़ें। द सम ऑफ रूपी वन रिप्रेजेंटिंग द नॉमिनल कॉस्ट रियलाइज्ड इन कैश शुड बी एंटर्ड इन द अप्रोप्रिएट पेज ऑफ द रजिस्टर। अब अगर कोई भी यहाँ पे छंटाई सूची गुम हो जाती है तो उसके नॉमिनल कॉस्ट के रूप में 1 रुपया लिया जाता है, जिसको क्या किया जाता है, रजिस्टर के उचित पेज में दर्ज किया जाता है। रूल नंबर 123 है आवर्स ऑफ अटेंडेंस, उपस्थिति का समय। द सुपरिटेंडेंट विल फिक्स द आवर्स ड्यूरिंग विच द ऑफिशियल्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस एंड द स्टाफ ऑफ द सेक्शंस अटैच्ड टू इट शुड अटेंड दी ऑफिस। अधीक्षक वह समय तय करता है जिसके दौरान अभिलेख कार्यालय के अधिकारियों और उनसे जुड़े अनुभागों के सेक्शंस के कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है उसके कर्मचारियों को या उसके अधिकारियों को, उसके ऑफिशियल्स को। दूसरी बात, रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े हुए जो सेक्शन या अनुभाग होते हैं उनके कर्मचारियों को, ठीक है, जो अनुभाग हैं उनके कर्मचारियों को किस समय, कौन से समय में कार्यालय में उपस्थित होना होगा, इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाएगा। द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड इंसिस्ट ऑन देयर पंक्चुअल अटेंडेंस। अभिलेख अधिकारी उनकी समय पर उपस्थिति पर जोर देगा। ठीक है, कि वो सभी जो अधिकारी हैं बताए गए हैं रिकॉर्ड ऑफिस के हैं, चाहे वो उनसे जुड़े अनुभागों के हैं, उनको समय पर वहां पे उपस्थित होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर को जोर देना चाहिए। एन अटेंडेंस रजिस्टर विल बी केप्ट इन द रिकॉर्ड ऑफिस इन विच एवरी ऑफिशियल ऑफ द ऑफिस एंड एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट मस्ट साइन हिज नेम। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, अभिलेख कार्यालय में एक अटेंडेंस रजिस्टर का, उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं कार्यालय के या फिर दूसरी बात जो भी छंटाई सहायक उनसे जुड़े हुए होते हैं उनको हस्ताक्षर करने होते हैं। एंड एंटर द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस, और साथ में उन्हें अपनी उपस्थिति का समय भी दर्ज करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिसर। लेकिन ये जो समय इसमें दर्ज किया जाएगा वो अभिलेख अधिकारी की उपस्थिति में करना चाहिए। तो एक अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस में, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस के या फिर दूसरे उनके जुड़े हुए अनुभागों के कर्मचारियों को साइन करने होते हैं। दूसरी बात, समय भी दर्ज करना होगा अपनी अटेंडेंस का, अपनी उपस्थिति का, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिसर की प्रेजेंस में, देख रेख में। रूल नंबर 124 है अटेंडेंस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति के बारे में। इफ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म ऑन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, द ट्रेन्स टू बी मेट एंड द वर्क टू बी डन बाय हिम विल बी लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है,
अगर रिकॉर्ड ऑफिसर को क्या है, किसी भी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान के समय वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना हो। अगर अभिलेख अधिकारी को किसी भी ट्रेन के पहुंचने पर या उसके प्रस्थान के समय पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना आवश्यक हो, द ट्रेन्स टू बी मेट एंड वर्क टू बी डन बाय हिम, तो कौन कौन सी ट्रेनों के साथ वो मिलेगा जाके, मतलब कौन कौन सी ट्रेनों के अराइवल या डिपार्चर के समय वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए उसके बारे में, और दूसरी बात कौन सा काम उसके द्वारा वहां पे किया जाना है, इस चीज के बारे में कहां पे बताया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में बताया जाएगा, कार्य वितरण के ज्ञापन में बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर को अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना हो किसी भी ट्रेन के आगमन या प्रस्थान के समय, तो कौन सी ट्रेनों के आगमन या प्रस्थान के समय वह वहां पे उपस्थित होगा और कौन सा काम उसके द्वारा किया जाएगा, इस चीज के बारे में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में बताया जाएगा। The head of a circle may at his discretion dispense with the presence of the record officer at stations where there is an inspector to supervise the transfer of mail bags. हेड ऑफ सर्कल यानी कि CPMG क्या कर सकता है, रिकॉर्ड ऑफिसर को छूट दे सकता है, अगर वो अपने विवेक का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा और उसको अगर लगता है ये आवश्यक है तो रिकॉर्ड ऑफिसर को ये रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होना होगा, इस चीज़ के बारे में छूट दे सकता है। और कब उसको ऐसी छूट दी जा सकती है, जब डाक थैलों के आदान प्रदान का निरीक्षण करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए उस वहाँ पे इंस्पेक्टर या निरीक्षक उपलब्ध हो, तब वो जाके हेड ऑफ सर्कल क्या कर सकता है, रिकॉर्ड ऑफिसर को रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने से छूट दे सकता है, अगर डाक थैलों के आदान प्रदान की निगरानी करने के लिए वहां पे इंस्पेक्टर उपलब्ध हो। आगे चलते हैं, रूल नंबर 125, ट्रैवलिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी की यात्रा। द रिकॉर्ड ऑफिसर्स ड्यूटीज डू नॉट एंटेल ट्रैवलिंग, क्या अब ये जो रिकॉर्ड ऑफिसर है इसके कर्तव्यों में शामिल नहीं है यात्रा करना, बट इन इमरजेंसीज, लेकिन आपातकालीन स्थिति में, सच एज इंटरप्शन टू दी मेल सर्विस ओइंग टू अ ब्रेक ऑन दी रेलवे, ठीक है, अगर रेलवे में कोई भी बाधा आती है, ठीक है, कोई ट्रैक टूट जाता है या कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से डाक में बाधा आती है, डाक रुक जाती है, और एनी अदर कोज या फिर किसी भी अन्य कारणवश से, ही मे बी डिप्यूटेड बाय दी सुपरिटेंडेंट टू प्रोसीड टू दी स्पॉट, तो वहां पे सुपरिटेंडेंट के द्वारा उसको नियुक्त किया जा सकता है, अधीक्षक के द्वारा उसे नियुक्त किया जा सकता है कि वो मौके पर जाए एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल, और डाक के ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट करे और व्यवस्था करे, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसके कर्तव्यों में यात्रा करना शामिल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि रेलवे में कोई भी ब्रेक की वजह से डाक रुक जाती है या फिर किसी भी अन्य कारणवश से डाक रुक जाती है, तो सुपरिटेंडेंट उसको डिप्यूट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है कि वो मौके पर जाए और डाक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अरेंजमेंट करे, व्यवस्था करे। He may also in special cases, और विशेष स्थितियों में, एंड विद द सैंक्शन ऑफ द हेड ऑफ सर्कल, या तो विशेष स्थितियों में या हेड ऑफ सर्कल की मंजूरी के साथ, he may be deputed on duty in connection with camp mails for high officers on tour, दौरे पर गए उच्च अधिकारियों के कैंप डाक के संबंध में भी उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास ड्यूटीज ड्यूरिंग अटेंडेंस आवर्स ऑफ दी सेट की उपस्थिति घंटों के दौरान कर्तव्य। रूल नंबर 126 है, वर्क टू बी डन ड्यूरिंग अटेंडेंस आवर, अटेंडेंस आवर या कामकाज के घंटों के दौरान कौन से काम जो है वो किए जाएंगे, किसके द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ऑफिसर की बात होगी यहाँ पे। तो जो भी कामकाज के घंटे होते हैं, अटेंडेंस आवर्स होते हैं, उनके दौरान कौन सा काम रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। The work to be done by the record officer during the attendance hours of a set comprises the following duties. सेट के अटेंडेंस आवर्स के दौरान अभिलेख अधिकारी के द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। टेकिंग ओवर दी वर्क पेपर्स फॉर दी प्रीवियस ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, तो जो भी सेट के पिछले फेरे होते हैं या उनके जो पिछले कामकाज के घंटे होते हैं, उनके दौरान के उनके जो कार्यपत्र होंगे उनको वो ले लेगा। क्या रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, सेट के कामकाज के घंटों के दौरान या उपस्थिति घंटों के दौरान क्या करेगा, उनकी पिछले फेरों या उनके पिछले स्पेल्स ऑफ ड्यूटी यानी कि पिछले जो कार्य की अवधियां हैं उनके जो कार्यपत्र होंगे उनको प्राप्त करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इशूइंग दी वर्क पेपर्स फॉर नेक्स्ट ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, सेट के अगले फेरों या अगले कामकाज के घंटों के लिए कार्यपत्र जारी करेगा। टेकिंग ओवर दी एम्प्टी बैग्स ब्रॉट बैक फ्रॉम दी प्रीवियस ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, पिछले फेरों या पिछली अवधियों से बचे हुए जो भी थैले उनके द्वारा खाली वापस लाए जाते हैं उनको अपने अधिकार में ले लेगा। एंड इशूइंग दी बैग्स फॉर नेक्स्ट ट्रिप्स एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, और अगले ट्रिप या अगले फेरों या कामकाज के घंटों के लिए थैले
जारी करेगा। तो ये सारी चीज़ें सेट के कामकाज के घंटों के दौरान या अटेंडेंस आवर्स के दौरान अभिलेख अधिकारी के द्वारा की जाएंगी। Communicating to the sorting assistants orders received from the superintendent or of the head of the circle regarding changes in sorting lists or other matters। छंटाई सूचियों में कोई भी परिवर्तन होता है या अन्य किसी भी मामले में अगर आपको सुपरिटेंडेंट से यानी कि रिकॉर्ड ऑफिसर को अगर सुपरिटेंडेंट से या हेड ऑफ सर्कल से यानी कि सीपीएमजी से कोई भी आदेश प्राप्त होता है तो उन आदेशों को वो सॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ साझा करता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को वो आदेशों के बारे में बताएगा एंड रिक्वायरिंग देम टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रेगुलरिटीज एक्स्ट्रा। उनके द्वारा अगर कोई भी अनियमितता की जाती है तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण भी उसके द्वारा लिया जाएगा। तो क्या आएगा, छंटाई सूचियों में परिवर्तन के संबंध में या फिर अन्य किसी भी मामले में अगर है सुपरिटेंडेंट से या हेड ऑफ सर्कल से कोई भी आदेश प्राप्त होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा वो आदेश सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को बताए जाएंगे और सॉर्टिंग असिस्टेंट के काम में अगर कोई भी अनियमितता होती है तो उसके स्पष्टीकरण के बारे में भी देखा जाएगा। तो वो भी रिकॉर्ड ऑफिसर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। अटेंडिंग ऑफ बैग अकाउंट कोरस्पॉन्डिंग वर्क, उसके बाद बैग अकाउंट के बारे में क्या उनको काम देखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ अ सिलेक्शन ग्रेड, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, कितने कुछ है नहीं इसमें। आगे चलते हैं, रूल नंबर 1 to 7 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ वर्क पेपर्स, कार्यपत्रों की उचित जांच का महत्व। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज द एग्जामिनेशन एंड फाइलिंग ऑफ द वर्क पेपर्स रिसीव्ड इन द रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में प्राप्त होने वाले कार्यपत्रों की ध्यानपूर्वक जांच करना और उनको अच्छे से फाइल करना रिकॉर्ड ऑफिसर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या अभिलेख अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफिस में जो कार्यपत्र प्राप्त होते हैं उनकी ध्यानपूर्वक जांच करना और उनको सही से फाइल करना, दर्ज करना, ये क्या रहता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है। दिस ड्यूटी शुड देयरफॉर बी परफॉर्म्ड विद द अटमोस्ट केयर, और इसलिए ये जो काम है बिल्कुल अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिसर हु नेग्लेक्ट्स द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ वर्क पेपर्स रेंडर्स हिमसेल्फ लायबल टू डिसमिसल और टू एनी अदर स्टैट्यूटरी पेनल्टी। क्या कोई भी रिकॉर्ड ऑफिसर जो ध्यानपूर्वक कार्यपत्रों की जांच नहीं करता है, ध्यानपूर्वक उनको दर्ज नहीं करता है, तो उसको क्या मानना जाएगा, उसको यहाँ पे निकाला भी जा सकता है, उसको डिसमिस भी किया जा सकता है या किसी और वैधानिक दंड के लिए वो उत्तरदायी बन जाता है। तो अभिलेख अधिकारी जो उसको कार्यपत्रों की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए, उनको ढंग से फाइल करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, अन्य कोई वैधानिक दंड भी उसको दिया जा सकता है। रूल नंबर 128 है, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन एग्जामिनिंग वर्क पेपर्स। कार्यपत्रों की जांच करते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इन एग्जामिनिंग दी वर्क पेपर्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के कार्यपत्रों की जांच करते समय केयर शुड बी टेकन टू से दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द वर्क पेपर बंडल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट। तो वहाँ पे ये ध्यान रखा जाएगा कि छंटाई सहायक क्या ये जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है या जो मेल गार्ड है उससे प्राप्त किए गए कार्यपत्रों के बंडल में जो भी दस्तावेज होने चाहिए वो पूरे हैं या नहीं है। क्या चीज़ का ध्यान रखेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कार्यपत्रों के बंडल में प्राप्त होने चाहिए क्या वो प्राप्त हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। एंड दैट नो करेक्शन इज मेड इन एनी डॉक्यूमेंट वेयर इट इज फॉरबिडन, और जहां पे आपको दस्तावेजों में कोई भी करेक्शन करने से मना किया जाता है वहां पे कोई भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए, इस चीज को भी वो वहां पे ध्यान रखेगा। ऑल परमिसिबल करेक्शंस इन द डॉक्यूमेंट्स आर ड्यूली एंड प्रॉपरली अटेस्टेड। अगर वहाँ पे कोई भी परमिसिबल करेक्शन है यानी कि कोई भी स्वीकार्य आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, आपको करेक्शन करने की वहाँ पे अनुमति है, प्रोहिबिट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन करेक्शंस को सही किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ड्यूली एंड प्रॉपरली अटेस्टेड उनको सत्यापित भी किया जाना चाहिए। एंड दैट द वर्क पेपर्स आर कंप्लीट एंड नीटली प्रिपेयर्ड, और साथ में कार्यपत्र पूरे हैं और उनको सही ढंग से साफ सुथरे तरीके से प्रिपेयर किया गया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कार्यपत्रों की जाँच करते समय। आगे चलते हैं, द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड चेक वेदर द रजिस्टर्ड पार्सल, मनी ऑर्डर, मेल एब्स्ट्रैक्ट आर टैलीड और नोट। उसके बाद वो क्या चीज़ देखेगा, पंजीकृत पार्सल, मनी ऑर्डर या मेल जो सार होते हैं उनको टैली किया गया है, उनका मिलान किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि जो मेल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उनके दो साइड होते हैं, दो भागों में उनको बनाया जाता है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं उनको अच्छे से टैली किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उनको टैली नहीं किया गया है, वेदर रिपोर्ट इज मेड और नोट इन दी डेली रिपोर्ट, तो दैनिक रिपोर्ट में उनको टैली नहीं किया गया, इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, ये रिकॉर्ड ऑफिसर देखेगा। इन टोकन ऑफ दिस वेरिफिकेशन, और उसने ऐसी जांच कर ली है, इस वेरिफिकेशन के सबूत के संबंध में रिकॉर्ड ऑफिसर विल साइन द एब्स्ट्रैक्ट, वो सार के ऊपर हस्ताक्षर करेगा।
रूल नंबर 129 है डिस्पोजल ऑफ डेली रिपोर्ट्स, दैनिक रिपोर्टों का निपटान। डेली रिपोर्ट्स ऑफ सेट्स शुड आफ्टर एग्जामिनेशन इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जांच की जाने के बाद, ठीक है, निर्धारित तरीके से उनकी जांच की जाएगी और जांच किए जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा उनके ऊपर मोहर लगाई जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे एंड फॉरवर्डेड बाय हिम अलोंग विद एंड एंटर्ड इन हिज ओन डेली रिपोर्ट टू दी सुपरिटेंडेंट। और फिर उन्हें क्या किया जाता है, पहले तो हो जाएगा कि जैसे वो प्राप्त होती हैं उनकी निर्धारित तरीके से रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जांच की जाएगी। जांच करने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर उनके ऊपर मुहर लगाएगा और साइन करेगा। साइन करने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, अपनी दैनिक रिपोर्ट, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिसर भी अपनी दैनिक रिपोर्ट बनाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर अपनी दैनिक रिपोर्ट में जो उसको प्राप्त हुई दैनिक रिपोर्टें होती हैं उनको भी दर्ज करेगा और साथ में क्या करेगा, उनको दर्ज करने के बाद अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भेज देगा, ईच विद इट्स रिस्पेक्टिव एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट अटैच्ड। और साथ में क्या रहेगा, जो भी रिपोर्टें रहती हैं उनका जो निचोड़ होता है, उनका जो सार रिपोर्ट होती है वो भी इनके साथ संलग्न करके भेजी जानी चाहिए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स कंसर्निंग अनइम्पोर्टेंट इरेगुलरिटीज ओमिटेड बाय पोस्ट ऑफिसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेते हैं। एंड मेल ऑफिसर्स अदर देन दोज विद इन द डिवीजन शुड हाउएवर बी डिटैच्ड एंड सेंड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर डायरेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कंसर्न। जो एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स होती हैं कंसर्न अनइम्पोर्टेंट इरेगुलरिटीज, अनावश्यक मतलब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण अनियमितताएं नहीं है, उनके संबंध में जो सार रिपोर्ट होती है उसको क्या किया जाता है, जो ऐसे पोस्ट ऑफिस या डाक कार्यालय में होती है जो डिवीज़न के भीतर नहीं है, ठीक है, डिवीज़न के भीतर जो डाक कार्यालय या पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ पर होने वाली किसी भी अनइम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी की जो एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट होगी उसको अलग किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, उसे सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर को अलग करके भेज दिया जाएगा। चेक स्लिप्स अटैच्ड टू डेली रिपोर्ट्स शुड बी डिटैच्ड। उसके बाद जो चेक स्लिप होती हैं, जांच पर्चियां दैनिक रिपोर्टों के साथ उनको अलग किया जाना चाहिए एंड फॉरवर्डेड बाय दी फर्स्ट मेल टू दी सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू बंडल्स मेड अप बाय द पोस्ट मेल ऑफिस विद इन द डिवीजन विच शुड बी सेंट अटैच टू द डेली रिपोर्ट ऑफ टू द डिविजनल सुपरिटेंडेंट और द डिप्टी सुपरिटेंडेंट एज द केस में भी। तो यहाँ पे बताया कि जो जांच पर्चियाँ होती हैं दैनिक रिपोर्ट के साथ उनको अलग किया जाएगा, अलग करके उनको फर्स्ट मेल के माध्यम से सुपरिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर को भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसी चेक स्लिप्स या ऐसी जांच पर्चियाँ जो किसके साथ संलग्न है, जो ऐसे बंडल्स के साथ संलग्न है जो डाक कार्यालय यानी कि मंडल के भीतर के डाक कार्यालय के द्वारा जो बनाए गए बंडलों के साथ जांच पर्चियां होंगी उनको आपने अलग नहीं करना है, उनको आपने संलग्न करके डेली रिपोर्ट के साथ ही भेजना है। क्या बाकी जो रहेंगी उनको अलग से आप अलग करेंगे फिर डायरेक्टली भेजेंगे, लेकिन मंडल के भीतर डाक कार्यालय के द्वारा बनाए गए बंडलों के साथ जो जांच पर्चियां होंगी उनको अलग करके आपने दैनिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कर देना है। संलग्न करने के बाद सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को आप भेजेंगे। इफ द रिकॉर्ड ऑफिस इज एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिवीजन, अगर रिकॉर्ड ऑफिस जो है मंडल के मुख्यालय में स्थित है, द डेली रिपोर्ट ऑफ ईच सेट शुड बी सबमिटेड टू द सुपरिटेंडेंट बिफोर द सेट लीव्स द ऑफिस। सेट इससे पहले कार्यालय छोड़े उससे पहले ही सुपरिटेंडेंट को दैनिक रिपोर्ट जो होती है, डेली रिपोर्ट जो होती है वो प्रस्तुत की जानी चाहिए, सो दैट इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय दैट ऑफिसर और द इंस्पेक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे अगर सुपरिटेंडेंट को या इंस्पेक्टर को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सेट से तो द सॉर्टिंग असिस्टेंट मे बी ऑन द स्पॉट टू गिव इट। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सेट जो है सेट कार्यालय छोड़ने से पहले और जो सुपरिटेंडेंट है उसको सबमिट की जाएगी उसकी दैनिक रिपोर्ट। अब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सुपरिटेंडेंट को या इंस्पेक्टर को या जो भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में देने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मौके पर सॉर्टिंग असिस्टेंट या छंटाई सहायक मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 130 इशू ऑफ फॉरम्स टू सेट, सेटों को प्रपत्र जारी करना। आफ्टर द वर्क पेपर्स फॉर द प्रीवियस टिप्स और वर्किंग आवर्स ऑफ ईच सेट हैव बीन एग्जामाइंड एंड फाइल्ड। पिछले कामकाज के घंटों या पिछले फेरों के लिए कार्यपत्रों को क्या उनकी जांच करने के बाद उनको दर्ज किए जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर शुड मेक ओवर द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड द फॉरम्स एंड लेबल्स टू बी यूज्ड बाय सेट ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्रिप और वर्किंग आवर्स एज वेल एज द टाइप बॉक्सेस ऑफ द सेट। तो क्या किया जाएगा,
पहले जो कि कार्यपत्र होंगे इनके जो सेट है उसके पिछले फेरे या कामकाज के घंटों के जो कार्यपत्र होंगे उनकी जांच की जाएगी, उनको दर्ज किया जाएगा। जांच किए जाने और उनको दर्ज किए जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिसर प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड को सेट के अगले फेरे के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र या लेबलों को सौंप देगा। और दूसरी बात, साथ में सेट का जो टाइप बॉक्स होता है वो भी दे दिया जाएगा। When issuing the forms, जब प्रपत्र जारी किए जाते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर शुड सी दैट द बैग्स लेबल्स आर इम्प्रेस्ड विद द नेम स्टैम्प्स ऑफ द ऑफिस एंड सेक्शन फॉर विच बैग्स आर क्लोज्ड बाय द सेट। तो जब भी प्रपत्र वगैरह जारी किए जाते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिसर को ये देखना चाहिए कि जो बैग लेबल दिए जा रहे हैं, ठीक है, बैग लेबल जो दिए जा रहे हैं, जिस कार्यालय के लिए थैला सेट के द्वारा बनाया जाएगा उस कार्यालय की नाम मुहर उन बैग लेबल्स के ऊपर है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी वो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 131, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क पेपर्स प्रिपेयर्ड, तैयार किए गए प्रपत्रों का निरीक्षण करना। व्हेन दी वर्क पेपर्स फॉर इट्स नेक्स्ट ट्रिप्स और वर्किंग आवर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अ सेट, कि जब भी सेट के अगले कामकाज के घंटों या अगले फेरों के लिए कार्यपत्र तैयार कर लिए जाते हैं एंड सबमिटेड टू रिकॉर्ड ऑफिसर, उन्हें रिकॉर्ड ऑफिसर को या अभिलेख अधिकारी को सबमिट किया जाता है। द लेटर शुड केयरफुली एग्जामिन देम टू सी दैट दे हैव बीन प्रॉपर्ली एंड नीटली फाइल्ड इन। तो वहाँ पे बाद में वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा कि उनको सही ढंग से और साफ सुथरे तरीके से फाइल किया गया है या नहीं किया गया, एंड दैट द डॉक्यूमेंट्स आर ड्यूली स्टैम्प्ड, और जो भी दस्तावेज उसके साथ है उनको सही से उनके ऊपर मुहर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट ड्यूटी एंड शुड बी केयरफुली अटेंडेड टू। ये भी रिकॉर्ड ऑफिसर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसको भी ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। द डेली रिपोर्ट ऑफ द सेट शुड देन बी स्टैम्प्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। उसके बाद सेट की जो दैनिक रिपोर्ट है रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा उसके ऊपर मुहर लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी? इन टोकन ऑफ हैविंग परफॉर्म दिस ड्यूटी, कि उसने ये जो काम है कि इसको ध्यानपूर्वक उसने जांच करनी है, अच्छे से इसको फाइल करना है, उसने ये वाला काम जो अच्छे से पूरा किया है, इसके संबंध में रिकॉर्ड ऑफिसर को उसके ऊपर मुहर लगानी चाहिए। 132, 133, 134 को डिलीट किया जा चुका है। आगे चलते हैं रूल नंबर 135, एग्जामिनेशन ऑफ स्वीपिंग, स्वीपिंग इत्यादि की जांच करना। द स्वीपिंग ऑफ मेल बैन्स कंटेन्ड इन बैग्स रिटर्न्ड बाय मेल गार्ड शुड बी एग्जामाइंड, ठीक है। मेल गार्ड के द्वारा जो थैले वापस लौटाए जाते हैं जिसमें मेल बैन की स्वीपिंग होती है, उसको पर्सनली रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जांचा जाना चाहिए। क्यों जांचा जाना चाहिए? टू सी दैट नो पोस्टल आर्टिकल और कंटेंट्स ऑफ एनी आर्टिकल और स्टैम्प्स ऑफ फॉलन ऑफ आर अमंगेस्ट दैम। अब देखो क्या होता है, जो मेल वैन वगैरह होती है उसकी जांच की, उसकी साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई करके जो भी उनका कूड़ा कचरा होता है, जिन भी थैलों के अंदर डालना चाहता है, उन थैलों की रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है। क्यों वो जांच करता है? ताकि वो ये देख सके कि कोई भी डाक वस्तु, कोई भी वस्तु या अन्य कोई भी मुहर वगैरह उस स्वीपिंग में या साफ सफाई किए हुए बैग में डाल के तो बाहर तो नहीं फेंक रहे हैं। इस चीज़ के बारे में वो ध्यान रखने के लिए उसकी जांच कर लेगा। द डेली स्वीपिंग्स ऑफ मेल ऑफिसेज शुड सिमिलरली बी एग्जामाइंड एज सून एज पॉसिबल। उसी तरह से डाक कार्यालय की जो सफाई की जाती है, उस सफाई किए हुए सामान की भी जांच की जाती है कि उसमें सफाई आपने करके जो सामान फेंकना है या जो भी कूड़ा कचरा फेंकना है उसमें कुछ ऐसा तो फेंक नहीं रहे आप जो आवश्यक है। तो इस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर ध्यान रखता है। आगे चलते हैं रूल नंबर 136, डिलीवरी बुक के बारे में, वितरण पुस्तक के बारे में। All communications from the superintendent calling for explanation of the irregularities omitted by sorting assistants are sent to record officer for delivery to the person concerned. अब छंटाई सहायकों द्वारा जो भी अनियमितताएं की जाती हैं, उन अनियमितताओं के बारे में जो स्पष्टीकरण मांगा जाता है वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, यानी सुपरिटेंडेंट के द्वारा वो भेजा जाता है कि sorting असिस्टेंट है उसने अनियमितता की है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन या संचार रहता है सुपरिटेंडेंट का, जिसमें वो छंटाई सहायक को स्पष्टीकरण करने के लिए बोलेगा, आर सेंट टू रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर डिलीवरी टू दी पर्सन कंसर्न। अब ये जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा संचार डायरेक्ट sorting असिस्टेंट को नहीं भेजा जाता है, वो क्या करता है, इसे रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजता है और रिकॉर्ड ऑफिसर आगे संबंधित अधिकारी को जिसने भी अनियमितता की है, रेगुलरिटी किया है, उसको वो जाके वो संचार वितरित कर देगा। एंड द रिप्लाई ऑफ द कम्युनिकेशन आर सेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर, और इसका जो रिप्लाई होगा वो भी sorting असिस्टेंट के द्वारा अभिलेख अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। सुपरिटेंडेंट का बुक मस्ट बी केप्ट इन एवरी रिकॉर्ड ऑफिस विद द कॉलम फॉर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक कार्यालय में कि जितने भी अभिलेख ऑफिस होते हैं, अभिलेख कार्यालय होते हैं, वहां पे एक
बुक का रखरखाव किया जाता है जिसमें अलग अलग कॉलम रहते हैं। क्या कॉलम रहते हैं? द नंबर एंड डेट ऑफ सुपरिटेंडेंट्स कम्युनिकेशन, सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक के संचार की तारीख और उसका क्या नंबर है वो चीज़ इसमें दर्ज की जाती है बुक में। द सिग्नेचर ऑफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट कंसर्न, संबंधित छंटाई सहायक के हस्ताक्षर उसमें रहेंगे। इन टोकन दैट ही हैज़ रिसीव्ड द कम्युनिकेशन, और किसके संबंध में रहेंगी कि उसने कम्युनिकेशन या जो भी संचार है सुपरिटेंडेंट को वो प्राप्त कर लिया रिकॉर्ड ऑफिसर से, इस चीज़ के बारे में उसे हस्ताक्षर करेंगे। एंड डेट ऑफ इट्स डिलीवरी टू हिम, और सॉर्टिंग असिस्टेंट को कब इसका वितरण किया गया इस चीज़ के वहाँ पे डेट लिखी जाएगी। The date on which the sorting assistant's reply और explanation was received, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिसर को छंटाई सहायक से उसका रिप्लाई या उसकी एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण कब प्राप्त हुआ और कब उसको सुपरिटेंडेंट को भेजा गया वो चीज़ इसमें नोट की जाती है। दीज कम्युनिकेशंस शुड नॉट बी नंबर्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है। नो सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड बी परमिटेड to leave the record office until all the references relating to his set requiring disposal have been replied to। तो कोई भी छंटाई सहायक है उसको अभिलेख कार्यालय छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके सेट के संबंध में जितनी भी रेफरेंसेस है या संदर्भ है उनके बारे में वो डिस्पोजल या उनके निपटान के बारे में रिप्लाई नहीं कर जाता कि इसका कैसे निपटान किया जाना है, कैसे रिप्लाई है इनका, इस चीज़ के संदर्भ के बारे में जब तक वो रिप्लाई नहीं कर देता तब तक उसको रिकॉर्ड ऑफिस छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एंड रिकॉर्ड ऑफिसर शुड सी दैट द रिप्लाईज गिवन इन बाय द सॉर्टिंग असिस्टेंट्स आर कंप्लीट एंड इंटेलिजिबल। दूसरी चीज़ रिकॉर्ड ऑफिसर ये भी देखेगा कि छंटाई सहायकों के द्वारा दिया गया जवाब पूरा होना चाहिए और वो समझने योग्य भी होना चाहिए। तो किसी भी छंटाई सहायक को अभिलेख कार्यालय छोड़ने की अनुमति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके सेट से संबंधित निपटान की आवश्यकता वाले जितने भी संदर्भ है उनका उत्तर नहीं दे देता। और साथ में रिकॉर्ड ऑफिसर को यह भी देखना चाहिए कि छंटाई सहायकों द्वारा दिए गए जो रिप्लाई हैं वो पूरे होने चाहिए और दूसरी बात वो समझने योग्य भी होने चाहिए। All references should be disposed of in the record office and the sorting assistant must on no account be allowed to take any unanswered communications। जितने भी संदर्भ है उनका निपटान रिकॉर्ड ऑफिस में ही किया जाना चाहिए, ठीक है, जितने भी रेफरेंसेस हैं या जितने भी संदर्भ है उनका निपटान रिकॉर्ड ऑफिस में ही किया जाना चाहिए। किसी भी अनआंसर्ड कम्युनिकेशन को, बिना उत्तर वाले संचार को, यानी कि जिसका उत्तर दिया जाना है उस कम्युनिकेशन को सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किसी भी स्थिति में कार्यालय से बाहर लेके जाने की अनुमति नहीं होगी। रूल नंबर 137 है विओडर्स एंड टी विओडर्स के बारे में, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर्स जब करते हैं तो उनका यही मकसद होता है, हमें पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर हम करते जाएंगे तो पिछली वाली हम भूल जाते हैं, फिर मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो डिपार्टमेंट का हमें उतना करना है जितनी आवश्यकता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में हमारी यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि 45 आ जाएं और बाकी सभी में भी हम अच्छा स्कोर करें। सिलेक्शन तभी होती है अगर यहाँ पे आपके 50 में से 50 आते हैं, बाकी में आप मैथ जीके या रीजनिंग में अच्छा नहीं करते हैं तो फिर आप मेरिट में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उतना करना है जो आवश्यक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और जितना आप इंपॉर्टेंट कर लोगे या जितना पढ़ाया हुआ आप अच्छे से कर लोगे तो वही आपके सफिशिएंट मार्क्स यहाँ से ला देगा। 50 में से 48 तक आराम से आपके बन जाते हैं। तो उसी के हिसाब से आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगा याद करें, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जब पूछा जाता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से दे दिए जाएंगे, वही आपको याद करने हैं, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो, आपको कोई भी गलती नजर आए, आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।